हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हमारे सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जहां पर हमारे यानजाओ जो होता है वहीं पर धीरे धीरे होकर डार्क होने लगता है। उतने में आसमानी में एक बंदा आ जाता है और वो बंदे का नाम मागुआन है। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि शिंगजान फैक्शन में सातों सन में से ये भी एक सन आता है। और ये देखने के तुरंत बाद ही हमारा एल्डर सी काफी तेज से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला होता है, अबे साले तू तो फाइनली यहाँ पर आ गया, आज आज हम फाइट करेंगे। ये बोल के ये दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। इसके बाद कुछ देर का समय बीत जाता है, फिर भी ये दोनों ऐसा फाइट किए जा रहे हैं आसमान में। और इस बंदे को देखने के बाद एलर्जू यानजाओ उससे बोलने लगता है कि यानजाओ जी, इस बंदे को ट्वाइलाइट नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा फेमस और स्ट्रांग था। एक्चुअली अभी भी है, पर यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, इसके वजह से ये इतना भी ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। ये सुनने बाद हमारे यानजाओ जी बोलने लगता है, नहीं नहीं एलर्जू, इसके बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। ये बंदा इसीलिए फेमस नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके सामने वो जाओजुन खड़ा है। क्योंकि वो जाओजुन वो सातों सन का लीडर और सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा फेमस हो गए और ये बंदा इतना भी ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। ये सुनने के बाद हमारे एलर्जू बोले, हाँ यानजाओ जी, तुमने इसके बारे में सही बोला, पर कुछ ज्यादा लोगों को ये बिल्कुल ही नहीं पता कि ये मुगुआन का कल्टीवेशन और वो जाओजुन का कल्टीवेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर फाइट हुआ तो इन दोनों को जीतने के चांसेस 50-50% है। पर वो जाओजुन को सेवन सेंस का लीडर इसीलिए बनाया क्योंकि वो सामने की तरफ ज्यादा और पूरा पावर यूज करके एक बंदे को जान से मार डालता है। पर ये मुगुआन रात के कवर को यूज करके चुप चुप के एनिमी के पीछे जाता है और उसको असैसिन टेक्निक यूज करके उसको पूरी तरह से जान से मार डालता है। इसीलिए टॉयलेट लार्ड इतना जल्दी इतना ज्यादा फेमस बिल्कुल ही नहीं हो पाया इसी वजह से। और ये सारे बात सुनने के बाद यानजाओ जी को थोड़ा फट जाती है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं आसानी से वो शियाओ को जान से मार डाला, इसका मतलब मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। पर अब मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि मेरे से भी स्ट्रांग बंदे अभी भी है, तो इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, वो भी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और तभी हम यानजू की तरफ देखते हैं, वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर दो काम को पूरी करने के लिए आया हूँ। पहले काम यह है कि यीजिंग को यूज करके वो यानजाओ जी को मारना, और दूसरा काम यह है कि वो यानजाओ जी को जैसे तैसे करके पनिशमेंट दिलाना वो लिन यूफेन की डेथ की वजह से। पर यहाँ पर आने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि अभी के लिए वो दोनों काम बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऐसा निकलना पड़ेगा, वरना वो एलआरसी मुझे जान से ही मार डालेगा। ये सोचने के तुरंत बाद वो यानजू वहां से काफी तेज से भागने लगता है एक डायरेक्शन में। तब हम देखते हैं इधर की तरफ ये यीजिंग भी काफी तरह अलग डायरेक्शन में भाग रहा होता है। और इस देखने के बाद हमारे यानजाओ जो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि एक सेकंड ये दोनों यहाँ से एस्केप होना चाहते हैं। क्या दोनों को ऐसा लगता है कि मेरे रहते पर में ये दोनों एस्केप हो पाएंगे? और तब हम यानजू की तरफ देखते हैं, वो वहां से भागते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर वो टॉयलेट लाइट की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डार्क हो चुका है और यही समय है मुझे यहाँ से निकलने के। तो इसलिए यहाँ पर से कुछ और दूर में जाऊँ तो उसके बाद मुझे कोई भी बंदा पकड़ नहीं सकता। ये सोच के कुशो के सामने की तरफ जा ही जा रहा होता है। उतने में सामने की तरफ से वो यीजिंग आते हैं, तो उसको भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। इसके वजह से इसके साथ टकरा जाते हैं, इसके वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पहचान लेते हैं। इसके बाद चिल्ला के बोले, अबे साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी हम देखते हैं वहां पर फाइनली यानजाओ जो आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है आज लक मेरे साथ दे रहा है क्योंकि तुम दोनों यहीं पर मुझे मिल गए, वरना अलग अलग डायरेक्शन में जाकर पहले वो यीजिंग से निपटना पड़ेगा, उसके बाद तुमसे यानी यानजू से निपटना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए बोल भाई यानजू, अब तुम्हारे साथ क्या कर दिया जाए? ये सुने पर यानजू बोल रहा होता है कि यानजाओ जी, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मेरा गलती की वजह से पहले एलआरसी को ये सारे कांड के बारे में इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाया। अब मैं उस गलती को पूरी तरह सुधारना चाहता हूँ, तो इसलिए अगर तुम मुझे छोड़ दो तो यहाँ पर से मैं सीधा गोवांजामोंडे नहीं जाऊंगा, वहां पर वो सारे एल्डर्स को और सारे डिसेबल को इस टॉयलेट के बारे में बताऊंगा और बताने के बाद वो सारे लोग यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा। तो इसलिए अभी के लिए मुझे यहाँ से छोड़ दो और मेरे साथ ये बेकार मदद मत करो। ये सुने बाद हमारे यानजाओ जो बोला, अबे साले यानजू, तुझे इतना भी ज्यादा ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। इसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो। मुझे ये बात बताओ कि लिन यूफेन को एक बार मरने के बाद उसके बॉडी के ऊपर ड्रैगन स्लीव टेक्निक के यूज करके एक स्कार्स बना दिया है, वो स्कार्स किसने दिया उसको? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि लिन यूफेन को मारने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि यीजिंग है, पर उसको ये ड्रैगन स्लीव टेक्निक बिल्कुल ही नहीं आया था और वो लिन यूफेन के बॉडी को डिस्कवर करने वाला पहले बंदा तुम ही हो, तो इसलिए ऐसा हो सकता है तुमने उसको दिया होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर सच बता दे, अगर तुम यहाँ पर झूठ भी बोल दे तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जैसे भी मैं तुझे पनिशमेंट देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद यानजू भी थोड़ी देर के लिए सोचता है। इसके बाद बोलने लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन इतना ही दूर आ चुका है, तो इसलिए मैं भी तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। और वो लड़की लिन यूफेन की डेड बॉडी के ऊपर ऐसा ड्रैगन स्लीव टेक्निक को यूज करके अटैक करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, और मैंने ऐसा तुम्हें ही फ्रेम करने के लिए किया था। और यहाँ पर गोवांजामोंडे के सारे लोग अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे फादर यानी एल्डर यान के पास कुछ ज्यादा वीकनेस नहीं है और उसके पास थोड़ा बहुत वीकनेस है, और वो थोड़ा बहुत वीकनेस में सबसे बड़ा वीकनेस तुम ही हो। तो इसलिए अगर तुम्हें फ्रेम करूँ तो उसके बाद तुम्हारा बदनाम हो जाएगा और उसके साथ साथ ही तुम्हारा फादर का भी बदनाम हो जाएगा। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे फादर यानी एल्डर यान और हमारे फैक्शन के एल्डर फैंग दोनों हमारे गोवांजामोंडे के सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ही नहीं बल्कि काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगला लीडर तुम्हारे फादर यानी एल्डर यानी बनेगा, पर हमारे फैक्शन के लोग और मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देना चाहता क्योंकि हम लोग
एल्डर फैंग को सेक्रेटरी की तरफ देखना चाहते हैं। और उतना ही नहीं बल्कि एल्डर फैंग ने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि अगर उसको अगले लीडर बनाने में उसका मदद किया तो उसके बाद एक बार वो सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे काफी सारे ट्रेजर और काफी सारे कमाल कमाल की चीजें भी देगा। तो इसलिए अभी नहीं बल्कि जब जब मुझे मौका मिला तब तक तुझे पूरी तरह से बदनामी करने का, उसके साथ साथ तुम्हारे फादर का भी बदनामी करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ तब से मैं। ये सुनने के बाद यानजाओ जी बोलने लगते हैं कि क्या इसके अलावा तुम मुझसे और भी सच्चाई नहीं बताना चाहते हो क्या? ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट और तुम्हारे फादर के अगेंस्ट पास में क्या क्या गलती की वो सारे गलतियों को मैंने अभी भी एक्सेप्ट किया। इसके अलावा मुझे सच्चाई बताने के लिए कोई और सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है। ये सुनने के बाद यानजाओ जी बोलने लगता है कि अबे साले यानजू, अगर तू सच में तुम्हारे फैक्शन के एल्डर फैंग को अगला सेक्रेटरी बनाने के लिए मेरा बदनामी करा तो मैं भी तुम्हें इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं देता। पर तुमने ऐसा छोटी छोटी गलती के अलावा कुछ ऐसा बड़ा गलती की इसकी वजह से हमारे गुआनचा माउंटेन भी आगे जाकर बर्बाद हो सकती है। और वो गलती है कि मेरे बारे में और हमारे गुआनचा माउंटेन के एल्डर जू के बारे में तुमने वो यंगन फैक्शन के लोगों को बता दिया। ये एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भी। पहले बार जब हम आई ऑफ द वर्टेक्स के अंदर गए थे वहां पर चेव युआनलंग काफी जल्दी आ गए। दूसरे बार लिंगफेंग वैली के अंदर गए थे तब भी वहां पर सिंगन फैक्शन के लोग काफी जल्दी आ गए। पर जब मैं और एल्डर जू यहाँ पर ये जावियन को बचाने के लिए आए तब भी वो सिंगन फैक्शन के लोग काफी जल्दी यहाँ पर आ गए। और मुझे पूरा यकीन है कि वो इन्फॉर्मेशन बताने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। तो इसे तुम ही बताओ भाई इसका पनिशमेंट तुम्हें कैसा मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है अबे तू क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे सिर्फ तुम्हें बदनामी करने का इरादा है और तुझे मारने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैंने ऐसा किया हुआ है, इसके बारे में प्रूव करने के लिए तेरे पास एक भी सबूत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मैं भी मानूंगा। ये सुनने के बाद यानजाओ जी बोलने लगते हैं कि ठीक है भाई, अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे गलतियों को प्रूव करने के लिए एक भी सबूत नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक को यही पर छोड़ देते हैं। तो अब हम तुम्हारे बीच और यीजिंग के बीच का रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि यीजिंग एक नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके अंदर वो एम्परर यानमो का थोड़ा पावर छुपा पड़ा है। और ये बात के बारे में हमें अभी भी पता चला, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इसके बारे में काफी पहले पता चल चुका है, क्योंकि काफी पहले तुम एम्परर यानमो के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पर एक बार ये यीजिंग हमारे सेक्ट के अंदर आ गए तभी तुमने वो इन्वेस्टिगेट करना छोड़ दिया पूरी तरह से। तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि अगर एम्परर यानमो का एक भी चीज हमें मिल गया है तो उसके तुरंत बाद हमारे गुआनचांग माउंटेन सेक्ट वो शिंगयान फैक्शन को पूरी तरह से सप्रेस करेगी। क्या तुम यही इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद ही हमारे गुआनचांग माउंटेन की यही इन्फॉर्मेशन नहीं पता है क्या तुम हमारे गुआनचांग माउंटेन को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए देखना चाहते हो क्या? ये सुनने के बाद यानजू की फट जाती है, इसकी वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्या तू क्या बकवास किए जा रहा हो, मुझे एम्परर यानमो के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये यीजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद यानजू जो अपने मन ही में सोचने लगते मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि इस कमीने के पास इतना औकात नहीं कि उसके पावर के बारे में ये पता कर ले। फिर भी इस कमीने ने पास में मेरे ऊपर काफी सारे झूठे इल्जाम लगा ले, मैं भी अब ये झूठा इल्जाम इसके ऊपर लगा दिया। और ये सुनने के बाद यानजू अपने मन ही में सोचने लगता है कि इतना बड़ा कमीने के यानजू के बारे में मैं क्या ही कहूं, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि वो कमीने यानजू को अच्छी तरह से पता है कि ये इल्जाम को मेरे ऊपर से हटाने के लिए मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। ये सोचने के बाद यानजू बोलने लगता है कि यानजू जी तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा लिया। तुमने पहले ये बोला था कि मैं जानबूझ के तुम्हें और एल्डर जू को मारना चाहता हूँ, उसके साथ साथ ही मैं शिंगयान फैक्शन के साथ मिला हुआ और उसको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ हमारे गुआनचांग माउंटेन की। अगर तुम्हारे पास इसके प्रूफ करने के लिए कोई सबूत है तो मुझे दिखा, मैं अभी अपने आप ही सुसाइड करके दिखाऊंगा, तब सभी लोग अच्छी तरह से पता चलेगा मेरे सच्चाई के बारे में। अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं हो तो सभी लोग के सामने मेरे पैर पकड़ कर तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये बोल ही रहे थे, तभी इसके पीछे वो एल्डर जू और उसके साथ येहू दोनों आ जाते। तब येहू बोलने लगता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत है क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, तुमने ये सारी गलतियां की है। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।